नमस्कार, हम टीम देशी आर्मी हैं। यह हमारा पहला वीडियो है और हम यहाँ डिफेंस, करंट अफेयर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं। तो आज हम बात कर रहे हैं खालिस्तान के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खालिस्तान है क्या। खालिस्तान का मतलब हुआ खालसा या खालिस की जगह, जो कि सिखों की ऐसी जगह है जहां सिर्फ सिख धर्म को मानने वाले लोग रह सकें। खालिस्तान के बारे में जानने से पहले हम पंजाब के बारे में जानना पड़ेगा। 1947 से पहले, पार्टीशन से पहले पंजाब बहुत बड़ा प्रोविंस था भारत का। ये दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक था पूर्वी पंजाब यानी कि ईस्ट पंजाब, जो अभी भारत का पंजाब और हरियाणा है, और दूसरा वेस्ट पंजाब जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है। पार्टीशन के बाद हरियाणा और पंजाब एक ही राज्य थे, जहां मूलतः जट और सिख रहते थे। सिखों की मेन डिमांड ये थी कि पंजाब एक पूर्ण राज्य बने जो सिर्फ पंजाबियों के लिए हो। 7 सितंबर 1966 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लागू किया, जिस कारण हरियाणा राज्य अलग बनाया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या जट या जाटों की थी, और पंजाब राज्य में सिखों की जनसंख्या ज़्यादा थी। ये दो राज्य तो बन गए, लेकिन इन दोनों की राजधानी चंडीगढ़ ही रखी गई। एक अलग मुद्दा राज्य बनने के बाद भी रह गया, और वो था कैनाल सिस्टम का। पंजाब में मुख्यतः 5 नदियां बहती हैं, जिनमें से 3 नदियों के पानी पे कैनाल सिस्टम लागू किया गया। इस कैनाल की वजह से पंजाब केवल 23% जल इन नदियों का प्रयोग कर सकता था, और शेष भाग पानी का हरियाणा और राजस्थान को जाता था। एक समय आया 1972 में, जब अकाली दल इलेक्शन हार गया और जीत कर आई कांग्रेस पार्टी। जनता में अपना महत्व बनाए रखने के लिए अकाली दल आनंद साहिब रेजोल्यूशन 1973 में लेकर आया, जिसमें 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे। एक था संविधान में सिखों को हिंदुओं से अलग दिखाने का प्रस्ताव, दूसरा चंडीगढ़ सिर्फ पंजाब की राजधानी हो, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा पानी और कैनाल सिस्टम का। लेकिन यह रेजोल्यूशन ठंडे बस्ते में चला गया और लोग इस मुद्दे को भूल गए 1982 तक। इसी बीच 1971 में पाकिस्तान ने भारत को तोड़ने का पूर्ण प्रयास किया। यही नहीं, उसने भारत पे आक्रमण भी किया और बुरी तरह हारा भी। साथ ही साथ अपना ईस्ट पाकिस्तान भी गंवा दिया, जो बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान ने आंतरिक तौर पे भारत को टुकड़े करने का पूर्ण प्रयास किया, उसमें वो विफल रहा। एक नया मोड़ तब आया जब देवेंद्र सिंह परमार, जो कि 1954 से ब्रिटेन में रह रहा था, और साथ में जगजीत सिंह चौहान, जो कि एक अकाली दल का नेता था, जो 1963 इलेक्शन के बाद यूके चला गया। ये दोनों व्यक्ति ही खालिस्तानी प्रोपेगेंडा के जनक थे। जब पाकिस्तान ने भारत को टुकड़े करने का प्रयास किया तो चौहान पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो से जाकर मिला, और उन्होंने चौहान को एक नया खालिस्तान बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसकी राजधानी ननकाना साहिब बनती, जो कि पाकिस्तान के पंजाब में है। यह प्रस्ताव पाकिस्तान के समाचार पत्रों और प्रेस मीडिया में जमकर फैलाया गया। जैसे कि पिछले साल जब नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर कॉरिडोर गए थे, तो उसका जमकर प्रचार किया पाकिस्तान ने। ये बात पाकिस्तान समझे ही नहीं कि खालिस्तान की सबसे ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस से जाने वाला था। वो बस ढिंडोरा पीटने में व्यस्त थे खालिस्तान के लिए। अब एक महत्वपूर्ण बात दमदमी टकसाल के बारे में। ये एक सांस्कृतिक और शैक्षणिक संगठन है। जैसे हिंदुओं में आश्रम होते हैं और इस्लाम में मदरसा होते हैं। इसका लीडर जर्नैल सिंह भिंडरेवाला था। 1983 में अकाली दल का प्रेसिडेंट हरचंद सिंह लोंगोवाल ने भिंडरेवाला को पवित्र स्वर्ण मंदिर के प्रांगण में बुलाया और फिर उस जगह को हथियार और गोला बारूद रखने के लिए उपयोग में लाया। अकाली दल और जर्नैल सिंह भिंडरेवाला ने साथ मिलकर धर्म युद्ध मोर्चा अभियान चलाया आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को लागू करने के लिए। 1982 से 1984 तक मोर्चा की वजह से दंगे हुए, जिसमें 500 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। उस समय एक आम बात हो गई थी कि हथियार गुरुद्वारे में रखे जा रहे थे, लेकिन धार्मिक भावनाएं किसी की आहत ना हो, इसलिए सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई। उस समय एक दिल दहलाने वाली घटना हुई, जिसमें 25 अप्रैल 1983 को वहां के डीआईजी अवतार सिंह अटवाल को मारकर गोल्डन टेम्पल के दरवाजे के सामने उनका मृत शरीर रख दिया गया। पुलिस और प्रशासन की हिम्मत ही नहीं हुई कि उनका पार्थिव शरीर रिकवर किया जा सके बिना भिंडरेवाला की अनुमति लिए। ये दिखाता है कि पंजाब में उस समय भिंडरेवाले का कितना पावर और इन्फ्लुएंस था। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना ऑपरेशन ब्लू स्टार है। जब भिंडरेवाला और सरकार के बीच में सुलह नहीं हो पाई, तब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आर्मी को बोलकर ऑपरेशन ब्लू स्टार करवाया। ये 1 से 8 जून 1984 को
ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसका उद्देश्य था जर्नैल सिंह भिंडरेवाला और उनके हथियारधारी सपोर्टर्स को हरमंदिर साहिब के परिसर से निकालना। भारतीय सेना उन हथियारों का ठीक से अनुमान ही नहीं लगा पाई कि उनके पास इतने सारे एंटी टैंक रॉकेट्स, मशीन गन और चाइनीज मेड रॉकेट ग्रेनेड लॉन्चर्स भी होंगे। इस ऑपरेशन में भिंडरेवाला तो मारा गया, जबकि उनके कुछ समर्थक भागने में कामयाब रहे। भारतीय सेना के अनुसार 83 लोग मारे गए और 249 लोग घायल हुए। इस ऑपरेशन को लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह ब्रार, जो कि एक सिख थे, उन्होंने इस ऑपरेशन का नेतृत्व किया। 3 जून 1984 को सेना ने पूरे मंदिर परिसर को चारों तरफ से घेर लिया। ऑपरेशन से कुछ समय पहले लेफ्टिनेंट जनरल ब्रार ने अपनी सेना को बुलाया और ऑपरेशन के बारे में बताया कि यह ऑपरेशन सिखों के खिलाफ नहीं है, बल्कि इन हथियार से लैस आतंकवादियों के खिलाफ है। उन्होंने अपनी सेना को बोला कि यदि आप में से कोई इस ऑपरेशन में सम्मिलित नहीं होना चाहता है तो आप ऐसा कर सकते हैं और आप पे कोई कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल ब्रार ने बाद में बताया कि सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं था इस एक्शन के अलावा, क्योंकि सरकारी तंत्र इन हथियारबंद लोगों को नियंत्रित नहीं कर पाया था। इसी समय खालिस्तान की घोषणा पाकिस्तान ने कर दी और उसका पूर्ण समर्थन किया, क्योंकि वो 1971 की हार का दर्द नहीं भूला और उसी हार का बदला लेने के लिए वो निरंतर भारत के टुकड़े करने का प्रयत्न करता रहता है और खालिस्तानी षड्यंत्र को दशकों से चलाता आ रहा है। खालिस्तानी मूवमेंट को हवा देने के लिए वो NRI सिखों, जो कि कनाडा और UK में ज़्यादातर बसे हुए हैं, उनको खालिस्तानी प्रोपेगेंडा के लिए फंडिंग करने का प्रयत्न करता रहता है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद खालिस्तानी प्रोपेगेंडा और ये कैसे पाकिस्तान के ISI और ISPIR के प्रयोजन से संबंधित है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।